हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम इतिहास पढ़ेंगे और वो भी जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे डिटेल से। और लास्ट में उनके बारे में जो भी पढ़ेंगे, उनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू होते हैं इतिहास से ही कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो अतीत काल के बारे में जानकारी देने वाला शास्त्र इतिहास कहलाता है। कि जो गया हुआ समय है उसके बारे में जानकारी देने वाला शास्त्रीय हमें वही इतिहास कहलाता है। और इतिहास के बारे में जानकारी हमें किताबों से, ग्रंथों से, उपन्यासों से ही मिलती है। कि अब बात करते हैं कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिककालीन इतिहास जो हमें पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा वाला था और कौन सा है? यह मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था थी। इस काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस काल में मानव इस काल के मानव को असभ्य मानव कहा जाता है, क्योंकि वो आदि मानव था। उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ों में ही निवास करता था। और इस काल का संपूर्ण इतिहास प्रातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। और सेकंड वाला है ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं लेखन कला के प्रचलन के बावजूद जो लेख में उपलब्ध हुए उन्हें पढ़ा नहीं गया है। कि आद्यैतिहासिक काल का मानव पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि वो लिखना भी जान गया था आद्यैतिहासिक काल का। और इससे पहले वाला था प्राग ऐतिहासिक काल का मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था, पर इसमें लिखना आ गया था। नेक्स्ट, ऐतिहासिक काल के इतिहास। मानव विकास के इस काल को इतिहास कहा गया है, जिसे मानव पूर्ण रूप से सभ्य बन गया था। इतिहास में पूर्ण रूप से सभ्य बनने का मतलब है कि पढ़ना लिखना सब कुछ जानने लग गया था। इस काल का इतिहास पुरातात्विक स्थलों, साहित्य स्रोतों और विदेशियों के विवरण पर आधारित है। अब उचित है इतिहास के बारे में कि अध्ययन के 3 में बांटा गया है कि प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और इतिहास ऐतिहासिक काल। अब संवत संवत कौन कौन सी होती है? विक्रम संवत और दो संघ संवत, 2 संवत होती है। विक्रम संवत 7वीं ईसा पूर्व से, और यह विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। और शक संवत शांत राजा द्वारा चलाया गया था। विक्रम संवत 57वीं ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी। अब आ गया ईसा पूर्व और ईस्वी, ये 2 आ गए। ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, और ईस्वी होती है ईसा मसीह के बाद की बात। यहाँ 1 से चलो होगा 1 2, क्योंकि 27 पर ऊपर की तरफ और ये नीचे। अगर इनकी बात करें कि वर्तमान समय कौन सा विक्रम संवत के हिसाब से कौन सी सन चल रही है, तो जो वर्तमान समय है उसमें 57 जोड़ देते हैं। तो जैसे 2020 चल रही है, अब इसमें 57 जोड़ तो 2077वीं विक्रम संवत चल रही है। और शक संवत के हिसाब से ले तो 78 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद की बात है। तो इसे वर्तमान समय इसके हिसाब से इसमें से 78 माइनस कर देते हैं। इसके भी इसमें ले 2020 में 78 ले तो 1942 शक संवत के हिसाब से चल रही है। और हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो भी शक संवत पर ही आधारित है, जैसे शक संवत पर ही आधारित है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया था। अपना कैलेंडर है उसे 22 मार्च 1957 को ही अपनाया गया था। और इसका पहला वार पूछ ले। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लग गए कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है, तो है शक संवत पर आधारित। और इसे कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और तीसरा और बन सकता है कि जो भी सबसे पहले कैलेंडर बना था उसका सबसे पहले वाला दिन, पहले वाला वार कौन सा था? तो भाई फ्रेंड्स उसका सोमवार था। सोमवार था उस दिन, सबसे पहला वार सोमवार होता है। इस प्रकार देख लो। इसका पहला महीना चैत्र का, आखिरी महीना फाल्गुन का होता है हिंदी नववर्ष के हिसाब से। और साल का प्रारंभ चैत्र महीने से होता है, और हमेशा कृष्ण पक्ष से और शुक्ल पक्ष से। मीनक प्रारंभ तो कृष्ण पक्ष से होता है, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 आते हैं। कृष्ण पक्ष में चांद
धीरे धीरे बड़ा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे काला होता जाता है और आखिरी में एक बार पूरा काला हो जाता है, इसे अमावस्या बनती है। और शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद बनती है, इसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और चमकीला होता जाता है। तो इसका 15वां दिन होता है जो पूर्णिमा होता है शुक्ल पक्ष का, तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होती है। और हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष शुक्ल पक्ष एकम को मनाया चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को मनाया जाता है कि चैत्र में ही अब आ गई। ये तो हम इतिहास के बारे में पढ़ लिए जो कि पहले हो चुका था। अब आते हैं हम सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ें तो सन 1800 सन 1826 ईस्वी में तो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश डाला था कि 1826 में जब ये ट्रेन की पटरियाँ डाली जा रही थी उस समय भी निकला गया था और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921, ये गलती से 1821 हो गया, यहाँ 1921 है। 1921 में प्रोफेसर राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा के स्थलों की खोज की थी कि 1826 में तो पता चल गया था कि ये कोई पूर्व में कोई घाटी है यहाँ, तो चल रहा काम, तो चार्ल्स मेसन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पर उसके 1921 के बाद राय बहादुर साहनी ने इसके ऊपर से रिसर्च किया और हड़प्पा नामक स्थल की खोज की और फिर खोज चलती गई। फिर 1922 में राखानाथ बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। पहले 1921 में तो प्रोफेसर राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा की खोज कर ली थी। जब यह खोज हुई तो राखानाथ बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। और 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सभ्यता के नामकरण की घोषणा की। मतलब सबसे पहले नामकरण 1924 में किया गया था, पर इसकी खोज तो 1921 में हो चुकी थी। फिर 22 हुआ, 1924 में इसे पूर्ण रूप से नाम दे दिया गया कि हिंदू घाटी सभ्यता है। अब इसकी तिथि की निर्धारण की बात करें कि यहाँ कैसे हुआ, तो कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 साइंस में होता है कार्बन परीक्षण, उसके हिसाब से है कि 23 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व का निर्धारण किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 2300 ईसा पूर्व से 1785 ईसा पूर्व में निर्धारण किया गया है। कार्बन डेटिंग परीक्षण है। कार्बन यह पौधों में भी होती है, इसमें उनकी वार्षिक वल्य को गिनकर उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। कोई भी वस्तु हो कितने साल पुरानी है उसका कार्बन डेटिंग के हिसाब से ही अनुमान लगाया जाता है। अब सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी दें तो सभ्यता का विस्तार पूरी वर्ल्ड में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में ये है सिंधु घाटी सभ्यता का। और हम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन 7 राज्यों में फैला हुआ है। और देश की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत देश में ही फैला हुआ है। अब इतना हो गया तो उनके पूर्व पश्चिम भी देख लेते हैं कि पूर्व में कौन सा पड़ता है, उत्तर में कौन सा पड़ता है, दक्षिण में कौन सा और पश्चिम में कौन सा पड़ता है। तो पूर्व दिशा की बात करें तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में पड़ता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में कौन सा स्थल स्थित है, कौन सी जगह पर स्थल स्थित है, तो आलमगीरपुर मेरठ में है, उत्तर प्रदेश यहाँ, और वह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर में है जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में अहमदनगर महाराष्ट्र टोरा नदी के किनारे स्थित है। अब पश्चिम में बात करें तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दास्ता नदी के किनारे स्थित है। तो ये दिशाओं के बारे में कि कौन कौन सी दिशाएँ कौन कौन से स्थल बसे हुए हैं। दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर, इसमें दैमाबाद हो रहेगा।
अब सभ्यता के आकार की बात करें तो यहाँ से आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो गाइस इसका फ्रेंड्स इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार बताया गया है। यह त्रिभुज के आकार की है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। और सर्वाधिक अस्थि अवशेष भूमध्य सागर से प्राप्त हुए हैं। कि सभ्यता के निर्माण में खुदाई के दौरान जो हमें प्राप्त अस्थि अवशेष हुए थे उनमें 4 प्रकार की प्रजातियों से इसके मेल खाते थे तथा ये निश्चित प्रजाति से संबंध रखते हैं। इसमें था भूमध्य सागर, अल्पाइन और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइन और मंगोलाइन, इन चारों का था। तो इसमें सर्वाधिक अस्थि अवशेष तो भूमध्य सागर प्रजाति से ही प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद खोज हुई, इतना सब कुछ हो लिया। उसके बाद दोबारा से अब खोज हुई तो हमें छः बड़े बड़े नगर मिले, जिनमें से सबसे बड़ा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदगढ़, कालीबंगा, लोथल और बनवाली। यह 6 हैं जिन्हें यहाँ नगरों की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और अब इससे आगे जैसे कि अब हम आगे से एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, चंदगढ़ हुआ, कालीबंगा, लोथल और बनवाली। इनके बारे में डिटेल से अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।